दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के सीक्वल की चर्चा इस लॉकडाउन में क्यों हो रही है? इस फिल्म में ऐसा क्या है जो आज भी लोग इस फिल्म को उतने ही चाव से देखते हैं? दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में शाहरुख खान का कैरेक्टर किस भारतीय गॉड से प्रेरित है? इस फिल्म के बाद हर लड़के को काजोल जैसी गर्लफ्रेंड क्यों चाहिए थी? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीवुड के फिल्मी गलियारे में। दिल आता हूं ट्रेन चल पड़ी, उसकी रफ्तार के साथ साथ दर्शकों के दिल की रफ्तार भी पल पल बढ़ रही है। कंपार्टमेंट के अंदर राज के दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसकी सिमरन पीछे छूट रही है, उधर सिमरन की हालत और भी बुरी है। ये कमबख्त ट्रेन हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी मोहब्बत को उससे दूर करती जा रही है। बाबूजी हैं कि उसकी कलाई को अपनी फौलादी पकड़ में जकड़े हुए, उसकी फरियाद पर जरा कान नहीं दे रहे हैं। दर्शकों के मुंह से बाबूजी की शान में गुस्ताखी करती गाली निकलने वाली है। और तभी बाबूजी पर अगल का पिटारा खुलता है। वो सिमरन का हाथ बड़े फरमाइशी ढंग से छोड़ते हैं और कहते हैं, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। बस फिर क्या था, लहंगा संभाले सिमरन दौड़ पड़ती है। राज का चेहरा भी खिल उठता है। सिमरन ट्रेन के साथ प्रेमी मिलना दुर्लभ है जो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि इस आइकॉनिक सीन से अनजान होगा। शाहरुख की लवर बॉय की इमेज को एवरेस्ट पर जा बिठाने वाला ये सीन तमाम शाहरुख प्रेमियों के लिए श्रद्धा का विषय है। इश्क के सपनीले एहसास जैसा है और मियां शाहरुख खान साहब हैं कि इस सपने को चकनाचूर करने की जुगत में लगे हैं। पिछली जुलाई में पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में शाहरुख खान ने इस सीन को लेकर कुछ ऐसा कहा था कि उन पर गुस्सा आ गया था। उन्होंने कहा था, मैं अपनी रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं करता, ना तो हाथ बाहर निकालता और ना ही उसके होने वाले पति की पिटाई करता। ऐसा ही उन्होंने कुछ कुछ होता है कि क्लाइमेक्स सीन के बारे में भी कहा। एक लड़की की शादी हो रही है, मैं उसके पास जाता हूँ और कहता हूँ आई लव यू। डीडीएलजे 1996 में रिलीज हुई थी। इसमें काम करने वाले कलाकार थे सुपरस्टार शाहरुख खान, काजोल और अमरीश पुरी और फरीदा जलाल। इसके साथ ही इसमें करण जौहर ने भी काम किया था। आज के जमाने में करण जौहर बहुत बड़े निर्देशक और फिल्म प्रोड्यूसर बन चुके हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें यह बताने जा रहा हूं कि डीडीएलजे को बॉलीवुड कल्ट फिल्म क्यों कहा जाता है। डीडीएलजे को बॉलीवुड कल्ट फिल्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस फिल्म ने एक इतिहास रचा है। जब यह रिलीज हुई थी तो 6 महीने तक सिनेमा घर से उतरी नहीं थी। लगातार इसके शोज चलते रहे थे और भारतीय सिनेमा में ऐसी कोई फिल्म नहीं बनी या कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई या कोई फिल्म इतने समय तक नहीं चली जितना कि डीडीएलजे चली थी। वो सिनेमा हॉल था मराठा मंदिर। आज भी मराठा मंदिर सिनेमा हॉल में डीडीएलजे को रिलीज किया जाता है। हाँ, बात अब यह है कि उसे विशेष स्क्रीनिंग की जाती है आजकल। वैसे डीडीएलजे इतने लंबे समय तक क्यों चली थी? डीडीएलजे इतने लंबे समय तक चलने के पीछे कई प्रमुख कारण थे। सबसे पहला कारण कि डीडीएलजे की कहानी, और दूसरा डीडीएलजे में काम करने वाले कलाकार, और तीसरा जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण था वो था इसकी एक प्रेम कहानी। एक ऐसी प्रेम कहानी जो आप अपने परिवार के साथ बैठ करके इस फिल्म का आनंद उठा सकते थे। चलिए बात करते हैं कि यश चोपड़ा ने इस फिल्म में ऐसा क्या डाला था जो कि इस फिल्म के माध्यम से आप अपने भारतीय संस्कृति को आराम से देख सकते हैं। सबसे पहला कि इंसान को अपनी जिंदगी जरूर जीनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वक्त निकल जाए और आप अपनी जिंदगी ना जी पाए। हम बात उस समय की कर रहे हैं जब शाहरुख खान फेल हो जाता है और इनके पिता यानी कि अनुपम खेर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, चलो अच्छा हुआ कि तुम भी फेल हुए और मैं भी फेल हुआ था, और कहते हैं चलो पार्टी। आज की तारीख में इतना बड़ा दिलवाला अगर किसी का बाप हो तो बेटा जो है ना वो मुकाम हासिल कर सकता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और फिर कहते हैं, जा बेटा मेरी जिंदगी जी के आ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तो काम करने में ही बिता दी है, लेकिन तुझे कहने के लिए ये ना हो कि तूने अपनी जिंदगी नहीं जी। बाप बेटे का वो रिश्ता, वो पवित्र रिश्ता, वो दोस्ताना संबंध डीडीएलजे में दिखाया गया है। और वाकई में शाहरुख खान और अनुपम खेर ने उस रिश्ते को
इस प्रकार से स्क्रीन पर दिखाया है ना कि आप जब फिल्म देखेंगे तो शायद आप ये कहेंगे कि शायद ये दोनों बाप बेटे ही क्या हैं क्या। और दूसरा सबसे बड़ा कारण कि लंदन में अमरीश पुरी रहते हैं, वहीं पर काम करते हैं, वहीं पर उनके बच्चे हैं, वहीं पर उनकी बीवी है, लेकिन वो भारतीय संस्कृति को ऐसे पकड़ करके रखे हुए हैं जैसे लग रहा है कि वो भारत में रह रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि लंदन में अमरीश पुरी रहता है, लेकिन उसके अंदर भारत देश बसता है, भारत के रीति रिवाज बसते हैं, भारत की परंपरा बसती है, भारत की मर्यादाएं बसती हैं, भारत के तीज त्योहार सब कुछ आपको अमरीश पुरी में दिखाई देंगे। उनके घर में हर दिन पूजा पाठ होती है। जिस प्रकार से भारत देश में तीज और त्योहार मनाए जाते हैं, उसी प्रकार से अमरीश पुरी वहां पर उन सारे त्योहारों को सेलिब्रेट करता है और कोशिश करता है कि आप उनके बच्चे भी उन चीजों को माने। इसीलिए थोड़ा सा अमरीश पुरी को हार्ड दिखाया गया है। और वहीं पर उनकी मां यानी कि काजोल की मां फरीदा जलाल, वो सचमुच एक मां का प्रतीक है। वो अपने बच्चों का लालन पालन इस प्रकार से करती है जैसे सचमुच एक आदर्श मां अपने बच्चों का लालन पालन करती है। और वहीं पर काजोल नटखट और अपने पिता की प्यारी, और उसकी जो छोटी बहन है वो भी बहुत दुलारी है। इसमें एक गाना है जिसमें काजोल ने बहुत अच्छे से डांस किया है, और उसमें देखिए ना एक एस्थेटिक सेंस है। उस गाने को आप देख करके ये नहीं कह सकते हैं कि उसमें फुहड़ता है जैसा कि आजकल के गानों में होती है। काजोल का जो है ना टाइमिंग बहुत अच्छा है उस फिल्म में, चाहे वो अमरीश पुरी के साथ संवाद हो या फिर फरीदा जलाल के साथ हो या फिर शाहरुख खान के साथ उनका मिलन हो, सब कुछ काजोल ने बहुत सटीक तरीके से किया है। अब बात करते हैं कि डीडीएलजे की कहानी में ऐसा क्या था जो लोग बार बार उस सिनेमा को देखना चाहते थे। डीडीएलजे की कहानी सबसे पहले शुरू होती है लंदन से। लंदन में एक परिवार रहता है, वहां रह करके वो भारत को अपने अंदर जीने की कोशिश करता है। और एक परिवार और रहता है जो वहां पर रह करके भारत की संस्कृतियों के खिलाफ एक नई संस्कृति को अपने अंदर समावेश कर चुका है। वो है शाहरुख खान साहब और अनुपम खेर। अब बात यह हो रही है कि किस प्रकार से यश चोपड़ा के मन में यह दिमाग आया कि हम डीडीएलजे में ऐसा क्या परोसे जो भारत के दर्शक भी देख सके और बाहर के दर्शक भी देख सकें। एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि इसी सिनेमा के माध्यम से भारतीय सिनेमा को भारत से उठा करके बाहर ले जाया गया और वहां पर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। यह कमाल का बात है, क्योंकि इसी सिनेमा के माध्यम से भारतीय सिनेमा के लिए बाहर के दरवाजे खुल गए। और यह बहुत सोची समझी राजनीति थी यश चोपड़ा की और आदित्य चोपड़ा की, क्योंकि उनको पता था कि भारत देश की 25% जनता जो है भारत के बाहर रहती है। अब उनको सिनेमा में कैसे शामिल किया जाए, इसीलिए शाहरुख खान साहब को उन्होंने इसमें एक एनआरआई के रूप में दिखाया है, एक प्रेमी के रूप में दिखाया है, एक ऐसे युवक के रूप में दिखाया है जो प्रेम करना चाहता है, जो जीना चाहता है, जो उड़ना चाहता है, पर उसे अपने जीवन के बारे में कोई चिंता नहीं। तो ये ऐसी सोची समझी रणनीति यश चोपड़ा ने अपने बेटे उदय चोपड़ा को कैसे सिखाई, वह सॉरी कट। चलिए बात करते हैं डीडीएलजे की कहानी में क्यों भारतीय संस्कृति के एलिमेंट्स को डाला गया। वैसे देखा जाए तो यश चोपड़ा की जितनी भी फिल्में हैं वो सारी की सारी भारतीय संस्कृति से प्रभावित है, लेकिन खास करके दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे में यश चोपड़ा ने भारतीय संस्कृति के उन तत्वों को शामिल किया है जिनसे भारतीय समाज के लोगों का जुड़ाव सबसे ज्यादा है। सबसे पहली बात, पूजा पाठ। उस पूजा पाठ को नियमित रूप से दिखाया है। जब अमरीश पुरी रोज सुबह उठते हैं और उनके घर में पूजा पाठ होती है तो ये दिखाने की कोशिश किया गया है कि उनके बच्चे भी उस पूजा पाठ को करें।
लेकिन ये भी उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार के कि आजकल बच्चे उस पूजा पाठ से थोड़ा सा अपने आप को अलग महसूस करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक पक्ष ये बात की गई है, दोनों पक्ष ये बातें रखी गई हैं। दूसरी बात, अगर आप और भी गौर से देखेंगे तो जब अमरीश पुरी अपने बच्चों को लेकर के हिंदुस्तान आ जाते हैं तो हिंदुस्तान की संस्कृति को, हिंदुस्तान के खेतों को पूर्ण रूप से दिखाया गया है। जैसे सरसों का खेत, पीली पीली सरसों, उस पर एक पूरा का पूरा गाना ही फिल्मा दिया गया है। और इस सरसों का खेत जो है वो गुड़गांव में का खेत है, मतलब गुड़गांव में इस फिल्म की शूटिंग की गई थी। ये शायद बहुत कम लोगों को पता है। और दूसरी बात, ऐसा क्या है कि मतलब कि जो लोग भारतीय संस्कृति और डीडीएलजे को एक साथ मिला देते हैं, जैसे कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ शादी ब्याह होता है और शादी ब्याह में जो गाने गाए जाते हैं उस प्रकार के गाने डीडीएलजे में भी रखे गए हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे भारतीय समाज में रीति रिवाज आज भी विद्यमान है उन सारी चीज़ों को डीडीएलजे में यश चोपड़ा ने पूरी तरह से दिखाने की कोशिश की गई है। और सबसे बड़ी बात, डीडीएलजे में शाहरुख खान को वेस्टर्न कृष्ण के रूप में दिखाया गया है कि किस प्रकार से शाहरुख खान वायलिन लेकर के भारतीय जंगलों में अपनी प्रेमिका के पीछे पीछे भागते हुए भारत आ जाते हैं। क्योंकि कृष्ण हमारे संस्कृति का एक ऐसा पात्र है जो हर किसी के जन जन में मौजूद है, हर किसी के मन में मौजूद है। इसीलिए शाहरुख खान को उस पात्र से जोड़ा गया है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के कुछ तत्व तो ऐसे हैं जो कि आप बाहर रहने के बावजूद भी उनसे आप विलगित नहीं हो सकते हैं, उनसे आपका अलगाव नहीं हो सकता है। और कृष्ण भी एक ऐसा पात्र है। इसीलिए शाहरुख खान को एज ए कृष्णा दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो हमारी ऑडियंस है, खास करके भारतीय ऑडियंस, उसका तो जुड़ाव है ही है, लेकिन जो लोग विदेशों में रहते हैं उनका भी हमारे देवी देवताओं से जुड़ाव बना रहता है। बहुत समय बाद ही जाकर के उनका जुड़ाव खत्म होता है। और दूसरी चीज़ें इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब इसको ध्यान से गौर से और देखते हैं इस फिल्म को, तो सिर्फ अमरीश पुरी को ही भारतीय संस्कृति का प्रतीक नहीं दिखाया गया है। शाहरुख खान मॉडर्न होते हुए भी भारतीय संस्कृति का पालन करते हैं कई जगहों पर। खास करके जब देखा जाता है कि करवा चौथ का हमारे देश में कितना इज्जत है या कितना सम्मान है, ये बात तो आप जब करवा चौथ का महीना आता है तो उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। खास करके यश चोपड़ा को बहुत अच्छी तरह से पता था कि भारतीय संस्कृति में जो मौजूद है 30 त्यौहार, किन किन त्योहारों को उठाया जाए और फिल्म में रखा जाए, जिससे कि भारतीय दर्शक तो जुड़े ही जुड़े, बल्कि जो विदेश में दर्शक रहते हैं उनका भी जुड़ाव इससे हो जाए। और इस फिल्म के बहुत सारे वाक़ये हैं, जैसे कि शाहरुख खान ने जो जैकेट पहना हुआ था, उनके जो बेटे थे बेसिकली आदित्य चोपड़ा, उनको वो जैकेट चाहिए थी। वो कोई आम जैकेट नहीं है, ये वो जैकेट बहुत महंगी जैकेट थी। वो शूट को रोक दिए थे, उन्होंने कहा मुझे इस खास ये जैकेट चाहिए और इसी प्रकार की जैकेट मुझे अपने इस हीरो को पहनाना है। उस जैकेट को पहनाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि उस समय जो था लंदन का जो एक उच्च वर्ग था उस प्रकार की जैकेट को धारण करके पब और हर जगह जाया करते थे। तो वो दिखाना चाहते हैं कि एक भारतवासी किस प्रकार से वो लंदन वासी बन चुका है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स यश चोपड़ा ने फिल्म में रखे हैं। शुरू से लेकर अंत तक भारतीय संस्कृति को पूरी फिल्म में दिखाने की कोशिश किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा जो इस फिल्म का मजबूत पक्ष है वो है इस फिल्म की प्रेम कहानी। इस फिल्म की प्रेम कहानी में ऐसा क्या था जो लोग बार बार बात करते हैं कि अगर आपने मोहब्बत की है, अगर करने जा रहे हो, तो एक बार दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म को जरूर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि प्रेम होता क्या है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस फिल्म की जो नायिका है वो अपने पिता को मानती है, जैसा कि अक्सर लड़कियां अपने पिता का कहना मानती हैं, वैसी ही चीज़ें इस फिल्म में भी दिखाई गई है। लेकिन
कहते नहीं है कि जो प्यार होता है और जो प्रेम होता है, दोनों को अलग तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की गई है। इसमें प्रेम को दिखाया गया है कि शाहरुख खान और काजोल के साथ कैसा प्रेम होता है, और जो प्यार को दिखाने की कोशिश किया गया है वो कि एक बाप और एक बेटी के बीच क्या प्यार होता है। दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है। हम बात कर रहे हैं कि शाहरुख खान किस प्रकार से लंदन से वापस आते हैं और काजोल की खोज में पहुंचते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं। जिस प्रकार से कृष्ण गोपिकाओं के बीच घुस करके उनके घर के मक्खन को चुरा जाते थे, उसी प्रकार से शाहरुख खान साहब यहां पर आए। पहले बुआ से दोस्ती की, फिर चाचा से दोस्ती की, फिर जो दूल्हा था उसको जाके जंगल में पराजित करके उससे भी दोस्ती कर ली, और उस घर के सारे परिवार के जितने भी सदस्य थे सबसे मिलजुल करके उन्होंने अपना एक वर्चस्व वहां पर स्थापित कर लिया। और फिर शुरू करते हैं शाहरुख खान साहब अपनी प्रेम लीला, और उस प्रेम लीला में उनकी हार हो जाती है। और जैसा कि अक्सर फिल्मों में होता है, हमेशा प्रेमी को हारते हुए दिखाया जाता है, जीतते हुए नहीं दिखाया जाता। क्योंकि अगर उसे शुरू से जीतते हुए दिखाया जाएगा तो आप में उस फिल्म के प्रति आपकी जो रोचकता है वो कम हो जाएगी। इसीलिए जब फिल्म समाप्त होने वाली होती है तो जब वो अमरीश पुरी काजोल का हाथ पकड़े हुए रहते हैं तो शाहरुख खान साहब जा रहे होते हैं, और इधर काजोल बोलती है बाबूजी 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 बाबूजी। फिर धीरे से अमरीश पुरी साहब कहते हैं कि जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। ये जो संवाद था ना, एक प्रकार से कल्ट संवाद था। ऐसा संवाद और इतने सुंदर ढंग से जो अमरीश पुरी साहब ने बोला है ना, उसमें एक शिद्दत दिखती है। ऐसी शिद्दत सिर्फ एक महान कलाकार के अंदर ही होती है। और वैसे भी अमरीश पुरी साहब के ऊपर तो कोई कमेंट करना ही अपने आप में बहुत अच्छी हरकत होगी। वो एक महान कलाकार थे और हमेशा रहेंगे भी। और भी अगर बात की जाए तो इस फिल्म के जो बहुत सारे संवाद थे वो अपने आप में कल्ट थे। जैसे कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती, और कहीं कहीं पर बात किया गया है कि प्यार को भी परिभाषित करने की कोशिश की गई है कि प्यार कैसे होता है, एक लड़का और एक लड़की के बीच रिश्ता कैसा होता है। ऐसी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो डीडीएलजे में दिखाया गया है। लेकिन अब बात हम करते हैं कि इस फिल्म का जो संगीत पक्ष था वो इतना मजबूत कैसे था। इस फिल्म का जो संगीत पक्ष था सबसे ज़्यादा मजबूत इसलिए रखा गया है कि इसका हर एक सॉन्ग जो होता है वो अलग अलग शैली में रखा गया है। अगर लंदन में जो एक गाना है कि रखा गया है तो पियानो के साथ रखा गया है। कहते हैं कुछ गाने हैं जो एकदम पूरा वेस्टर्न शैली में रखे गए हैं, कुछ गाने हैं जो भारतीय शैली में रखे गए हैं। तो बेसिकली कहा जा सकता है कि जो पाश्चात्य संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, दोनों का एक प्रकार से फ्यूजन करा दिया गया है। और यही फ्यूजन जो है उस फिल्म की खूबसूरती बन जाती है। इसलिए आज भी जब डीडीएलजे के गाने रेडियो या टीवी पर या मोबाइल पर कहीं पर भी लोग सुनना पसंद करते हैं, उसकी वीडियो देखना पसंद करते हैं, उसके संवाद सुनना पसंद करते हैं। और यहाँ तक कि मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कॉलेज में जाकर के देखेंगे तो हर लड़का और हर लड़की का ख्वाब होता है कि उसकी प्रेम कहानी जो है ना, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की जैसी हो। क्योंकि कुछ तो हो जो उसमें रोमांच हो, कुछ तो ऐसा हो जो वो अपने बच्चों को सुना सके। मैंने तो यहां तक लोगों को देखा है कि वो चाहते हैं कि उनकी जो प्रेम का है वो काजोल जैसी हो, पूरी तरह से मॉडर्न दिखे लेकिन अंदर से उसके अंदर भारतीयता बनी रहे। खास करके ये जो भारत के युवक है ना, वो कितने भी वेस्टर्नाइज क्यों ना हो जाए, कहीं ना कहीं उनके अंदर भारतीयता तो छुपी रहती ही है। इस फिल्म को देख करके इस बात की पुष्टि बहुत आराम से की जा सकती है। क्योंकि शाहरुख खान साहब ने को जब देखते हैं कि मतलब कि वो जो बच्चों को मतलब इस प्रकार से जो मार रहे होते हैं, ट्रेन का जब सीन होता है, मतलब लास्ट सीन की मैं बात कर रहा हूँ, तो एकाएक अमरीश पुरी आ जाते हैं। और अमरीश पुरी जो कि मतलब काजोल के पिता होते हैं, उनको देख करके वो छोड़ देते हैं। मतलब एक प्रकार से वो संस्कार ही तो है कि क्योंकि काजोल को उसमें पूर्ण रूप से वेस्टर्न एक
दिखाया गया, युवक का दिखाया गया है, लेकिन हल्का सा भारतीय संस्कृति का इनपुट उसमें डाला गया है। ये तो यहाँ पर ये बात आती है। और दूसरी चीज़ को ये भी दिखाया गया कि जैसे पूजा पाठ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो शाहरुख खान साहब आते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, तालियां बजाने लगते हैं, वो भी एक प्रतीक दिखाया गया है। मतलब जो शाहरुख खान का छिछोरापन है वो एक प्रकार से भारतीय संस्कृति से ही लिया गया है, क्योंकि ऐसा छिछोरापन तो आपको वेस्टर्न संस्कृति में देखने को नहीं मिलता है। और भी बहुत सारी चीज बात की जाए कि इस फिल्म का जो सिनेमेटोग्राफी था वो कैसा था। इस फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी थी वो कमाल की थी, चाहे वो विदेशी लोकेशंस पर शूट की गई हो या भारत में शूट की गई हो, सिनेमेटोग्राफी पर बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया गया है। कैमरा वर्क तो लाजवाब था, और कैमरा वर्क लाजवाब सिर्फ इसलिए था क्योंकि डीडीएलजे की जो पट कथा थी वो बहुत अच्छी तरह से लिखी गई थी, उस पर बहुत मेहनत की गई थी। ऐसे लग रहा था कि फिल्म का एक एक फ्रेम जो है ना बहुत अच्छी प्रकार से, बहुत दिमाग लगा करके तैयार किया गया हो। तभी तो ये सिनेमा ना भारत में सबसे लंबे समय तक, यानी कि 6 महीने तक चलता रहा। और आज की तारीख में ये फिल्म 300 करोड़ फिल्म बन गई है, सोचिए। जो कि ये फिल्म मात्र 3 करोड़ में बनी थी, 3 से 4 करोड़ शायद, अगर मैं खासकर याद आ रहा तो शायद 4 करोड़ में इस फिल्म का निर्माण किया गया था। और 4 करोड़ रुपए खर्च करके 300 करोड़ रुपए लाइफ टाइम आज तक इसने बटोर लिए हैं। और अगर आज की सिनेमा को देखें तो लोगों में 200 करोड़ रुपए लगा करके भी 150 करोड़ रुपए भी नहीं कमा सकती है। तो डीडीएलजे के सिर्फ इसलिए नहीं कहा जा सकता कि बहुत अच्छी महान फिल्म थी कि उसने बहुत सारा पैसा कमाया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसके पात्रों का चुनाव, उस फिल्म की कहानी, उस फिल्म का संगीत और बहुत सारी विधाएं थी। एक प्रकार से कह सकते हैं कि टोटल सिनेमा का प्रतीक है डीडीएलजे, जिसमें प्रेम है, रोमांस है, एक्शन है, सब कुछ तो उसमें दिखाया गया है। ऐसा क्या है जो डीडीएलजे में मिसिंग है? एक प्रकार से कंप्लीट फिल्म है। और जहां बात यह हो रही है कि आज की तारीख में ऐसे सिनेमा का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है। आज की तारीख में ऐसे सिनेमा का निर्माण करने के लिए निर्देशक के पास माथा चाहिए भैया। माथा तो है नहीं, माथा मतलब होगा तभी तो कहानी लिखोगे, जब कहानी होगी तभी तो आप फिल्म बनाओगे। आज तो हर कोई जो है मैगी बॉय हो गया है। जिस प्रकार से 2 मिनट में मैगी बन जाती है, उसी प्रकार से आजकल के निर्देशक तो फिल्में बना देते हैं। यही कारण है कि आपको आज की तारीख में अच्छा सिनेमा देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, कुछ समय तक ये आपके जो करण जौहर साहब हैं, उन्होंने यश चोपड़ा की शैली को अपना करके कुछ फिल्में बनाने की कोशिश की है। जैसे कि उनकी फिल्में हैं कुछ कुछ होता है, ऐसी प्रकार से 1-2 फिल्में और जो कि अच्छी फिल्में थी। लेकिन अब पता नहीं क्या करण जौहर साहब को क्या हो गया है, वो आजकल फिल्म प्रोड्यूस करने के पीछे पड़े हुए हैं। और कुछ फिल्मों में तो भाई वो एक्टिंग करने के लिए भी उतर आते हैं। मेरा तो कहने का मतलब भाई, जिसके ऊपर जो फपता है वही करे। और डीडीएलजे के माध्यम से यश चोपड़ा ने एक राजनीति खेली। वो राजनीति ये थी कि भाई कपूर खानदान में एक हीरो पैदा होते थे, राजीव कपूर। देखने में वो पूरे एनआरआई लगते थे। उनकी फिल्में आई और फ्लॉप हो गई। फिर यश चोपड़ा के दिमाग में आया कि आखिर क्यों ना एनआरआई को बेस्ड बना करके कुछ ऐसी स्टोरी लिखी जाए जिसकी इमेज को ही क्रिएट कर दिया जाए एज ए हीरो के रूप में। क्योंकि ये करने के पीछे उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था कि उनके खुद के बेटे वो इंडिया में नहीं रहते थे, बाहर पढ़ाई कर रहे थे, और फिल्मी घरानों के जो पुत्र हुआ करते थे वो सारे लोग लंदन या न्यूयॉर्क या फिर ऑस्ट्रेलिया या कहीं बाहर पढ़ाई कर रहे थे। अब भारतीय समाज में एनआरआई लड़कों की डिमांड बढ़ गई, चाहे वो शादी हो चाहे वो सिनेमा हो। हर कोई अब ये देखने लगा कि एनआरआई ही अच्छे होते हैं। ये डीडीएलजे ने इसमें डीडीएलजे के माध्यम से यश चोपड़ा ने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। और उसके बाद तो बॉलीवुड पूरा चेंज हो गया। कोई भी हीरो उठा करके देख लीजिए आप, चाहे आप अभिषेक बच्चन को उठाकर देख लीजिए या रणवीर सिंह को उठा करके देख लीजिए, किसी भी हीरो को आप उठा करके देख लीजिए, या अनिल कपूर के बेटे को उठा करके देख लीजिए। ये सारे जितने के हीरो हैं ना, ये सारे विदेशों में पढ़ाई करते हैं। उनको भारत में कैसे प्रेजेंट करना है, इसके पीछे डीडीएलजे का बहुत बड़ा हाथ है। और खास करके पंजाब की अगर बात करते हैं तो शादियां भी
एनआरआई लड़कों से ही लड़कियां करेंगी। ये भी डीडीएलजे की ही देन है। लेकिन जो बॉलीवुड पर सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा, ये 90 के दशक के जो हीरो थे हमारे शाहरुख खान साहब, इन्होंने तो एनआरआई हीरो के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता बना दिया भाई। सबसे बड़ा तो करण जौहर साहब, उनको देखिए, वो तो लॉन्चिंग पैड बन गए। लुक हल्का सा एनआरआई हो और हल्का सा इंडियन हो, बस उसको तो यश चोपड़ा सीधा उसके लिए फिल्म लेके आ जाते हैं। और ये बहुत सोची समझी रणनीति थी। उस रणनीति के तहत ये लोग अपने ही समाज को उस फिल्मी पर्दे पर उतारना चाहते थे, इसीलिए बहुत सारी फिल्में बनी। इसीलिए देखिए, मैं बताता हूं आपको, संजय लीला भंसाली का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। देवदास में इसने क्या किया? अगर पुरानी देवदास उठा करके देखते हैं तो उसका जो हीरो है देव, वो कलकत्ता से आता है। लेकिन संजय लीला भंसाली साहब ने सीधा शाहरुख खान को लंदन से उतारा। लंदन से उतारने के पीछे क्या है वजह? कि भैया, जो लंदन में पढ़ेगा, जो बाहर रहेगा, उसी के अंदर प्रेम है, वही अच्छा है। और भारतीय लड़के तो सारे निराक नट्ठू हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? एक वर्ग पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वहां पर सिनेमा में भी एक निम्न क्लास और एक लोअर क्लास, ये पूरा डिफरेंसेस पैदा कर दिया। लेकिन देखिए, अगर आज की सिनेमा को उठा करके देखते हैं तो हमारे भी कुछ मध्यम वर्गीय एक्टर भी कम नहीं है, जिनमें इरफान खान साहब हैं, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, मनोज बाजपेयी हैं। ये सारे एक्टर जो है ना, उन एनआरआई लड़कों को करारा जवाब दे रहे हैं। और इन लोगों ने तो पूरी इंडियन सिनेमा के सिनारियो को ही चेंज करके रख दिया है कि बेटा, लॉ उठा करके जिस प्रकार से अंग्रेज आए उनको हमने खदेड़ दिया, जिस प्रकार से मुगल आए उनको भी हमने चेंज कर दिया। और अब तुम आओ, चाहे एनआरआई लुक लेकर के आओ, चाहे कोई भी लुक लेकर के आओ, जिसमें दम है वही इंडियन सिनेमा का हीरो कहलाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। चेहरा अच्छा नहीं, लेकिन अभिनय माशाअल्लाह, उफ, क्या कहना। कोई नहीं, इस चीज को हमारे जो फिल्म देखने वाले लोग हैं वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं कि हमारे जो निर्देशक हैं, जो हमारे राइटर हैं, किस प्रकार से सिनेमा के माध्यम से एक राजनीति खेल जाते हैं। खेला तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो बहुत बड़ा खेला शुरू हो गया है इतिहास को लेकर के। इतिहास के जितने बड़े बड़े पात्र हैं उनको प्रेजेंट करने का, खास करके पद्मावत को आप देख लीजिए। पद्मावत को बनाने के पीछे भी एक रणनीति है कि हमारे जो एनआरआई लड़के हैं वो एक एज ए हीरो, और उनको निगेटिव इमेज के रूप में प्रस्तुत भी किया गया है, लेकिन उन्हीं को हीरो के रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाएगा, ये भी एक राजनीति है। चलिए, छोड़ते इन सब सारी बातों को, मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको मैं आपको बताना चाहता हूं कि डीडीएलजे जैसी भी हो, लेकिन वो बहुत अच्छी फिल्म थी। उसमें सिनेमा के सारे एलिमेंट्स मौजूद थे। मेरा कहने का मतलब है कि डीडीएलजे जैसी फिल्मों का निर्माण समय समय पर होते रहना चाहिए, लेकिन ऐसे सिनेमा को राजनीति से बचा कर रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि भारत का सिनेमा इस राजनीति का शिकार ना हो जाए। सिनेमा और राजनीति दोनों एक दूसरे के पहलू जरूर है, क्योंकि जो सिनेमा होता है वो समाज से ही शुरू होता है, और जो राजनीति होती है वो तो समाज की पूरी पैदाइश ही होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से मेरा एक सवाल है, क्या आप चाहते हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का सीक्वल बनना चाहिए या नहीं? अगर इस फिल्म का सीक्वल बनता है तो इसमें लीड में क्या शाहरुख खान साहब को रखना चाहिए या किसी नए एक्टर को रखना चाहिए, या फिर इसकी हीरोइन कौन होगी? क्योंकि काजोल तो माशाल्लाह अभी भी जवान दिखती है। अब अगर शाहरुख खान साहब होते हैं तो मैं तो कहूंगा भाई काजोल को ही ले लो। अगर शाहरुख खान साहब इस फिल्म के जरिए अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं तो फिर तो किसी भी स्टार किड को ले लो, ये अच्छी बात है ना। उसको लो जो इस फिल्म के लायक हो, स्टार किड को मत लो। चलिए ओके दोस्तों,
आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए और आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि कौन सी ऐसी फिल्म है जिसके बारे में आप और ज़्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं। ये हमारी एक प्रकार से श्रृंखला है। मेरी ये कोशिश है कि भारतीय सिनेमा में आज तक कौन कौन सी फिल्में हैं जो बॉलीवुड में कल्ट बनी हुई है, उनके बारे में आपके सामने मैं विस्तार से चर्चा करूं, जिससे कि आप जान सकें कि हमारा सिनेमा होता क्या है और हमारे सिनेमा को बनाने के पीछे किन किन तत्वों को रखा जाता है। क्या हमारा समाज की संस्कृतियों को डाला जाता है या हमारे समाज में जो व्याप्त है राजनीति उनको लेकर सिनेमा का निर्माण किया जाता है, या फिर हमारे जो जीवन है उसको सिनेमा में उतारने की कोशिश की जाती है। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमसे प्रश्न पूछते रहिए। जब आप हमसे प्रश्न पूछते रहेंगे तभी हम आपको जवाब दे पाएंगे। याद रहे, प्रश्न पूछना ना भूलें।